हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं ओ माय जनरल ड्रामा का पार्ट 22 लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो बिना देरी के चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। पार्ट 22 की शुरुआत इम्पीरियल कोर्ट से ही होती है, जहाँ कुछ मिनिस्टर्स महारानी को गद्दी से हटाने वाली बात से डिसअग्री कर रहे होते हैं, जिनमें शामिल होते हैं जनरल यांग, ये जाओ, लॉर्ड फैन और लॉर्ड वैनिंग। पर प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाल में महारानी को गद्दी से हटाना चाह रहे होते हैं। तो सभी की बात सुनकर महाराज कहते हैं, बस बहुत हुआ, महारानी को गद्दी से हटाना है या नहीं इसका फैसला मैं करूँगा। फिर वो सभा समाप्त कर देते हैं। अगले सीन में गुओ फूशेन लॉर्ड फैन से थैंक यू कहते हैं महारानी की साइड लेने के लिए। फिर वो अपनी परेशानी लॉर्ड फैन से शेयर करते हैं कि वो अपनी छोटी बहन को मुसीबत में देखकर बहुत परेशान है, और फिर गुओ फूशेन लॉर्ड फैन से कोई अच्छा सुझाव मांगते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो लॉर्ड फैन बोलते हैं, इस समय मेरे पास कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है, पर मैं इस बारे में महाराज से फिर से बात करूंगा ताकि वो महारानी को गद्दी से ना हटाए। तो गुओ फूशेन लॉर्ड फैन से थैंक यू बोलने लगते हैं। फिर लॉर्ड फैन कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर महारानी के पीछे पड़ गए हैं, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और इसलिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होकर प्राइम मिनिस्टर और इम्पीरियल ट्यूटर पर आता है, जहां प्राइम मिनिस्टर बोलता है, लगता है महाराज महारानी को गद्दी से हटा ही देंगे। तो इम्पीरियल ट्यूटर कहता है, पर महाराज तो अभी भी झिझक रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है, तो हमें उनकी झिझक को खत्म करना होगा। तो इम्पीरियल ट्यूटर बोलता है, क्या आप मुझे समझाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है, कुछ लोगों को ये अफवाह उड़ाने के लिए कहो कि महारानी पिछले जन्म में एक फायरस डॉग थी और इस जन्म में उन्होंने एक औरत के रूप में जन्म लिया है, पर अब भी वो बहुत खतरनाक है और वो कभी भी महाराज को चोट पहुंचा सकती है और सॉन्ग एम्पायर को बर्बाद कर सकती है। तो ये सुनकर इम्पीरियल ट्यूटर बोलता है, वाह क्या प्लान बनाया है। फिर वो कहता है, अफवाहों पर लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं और जब वो बात महारानी के बारे में हो तब तो सभी लोग बहुत इंटरेस्ट लेंगे और हम इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे प्राइम मिनिस्टर बोलता है, मैंने बाकी के ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स में बोल दिया है कि लॉर्ड फैन की बातों पर ध्यान ना दिया जाए। फिर दोनों अपने बनाए प्लान पर प्राउड होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड फैन और गुओ फूशेन महाराज को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि महारानी को उनकी गद्दी से हटाना नहीं चाहिए। तो महाराज कहते हैं, ये फैमिली मैटर है, आप इससे दूर रहिए। तो लॉर्ड फैन कहते हैं, ये सिर्फ फैमिली मैटर नहीं है बल्कि ये पूरे देश का सवाल है और इस वजह से इम्पीरियल कोर्ट में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर महाराज कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, आप दोनों मुझे कन्विंस करना बंद कीजिए। पर लॉर्ड फैन मान नहीं रहे होते हैं। तो महाराज कहते हैं, क्या आप लोगों ने वो अफवाहें नहीं सुनी हैं जो महारानी के बारे में उड़ रही हैं? अगर मैं इन सब के बाद भी महारानी को गद्दी से नहीं हटाऊंगा तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। फिर महाराज उन दोनों को वहाँ से जाने को कहते हैं। तो ना चाहते हुए भी लॉर्ड फैन और गुओ फूशेन को महाराज की बात सुननी पड़ती है। सीन शिफ्ट होकर यूजिन, लियू यंग और लॉर्ड फैन पर आता है, जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी लॉर्ड फैन उन दोनों से कहते हैं कि मैं अभी महाराज को रोक नहीं पाया हूँ महारानी को गद्दी से हटाने से। फिर ये तीनों इसी बारे में बात करने लगते हैं। तो यूजिन बोलता है, लॉर्ड फैन, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते, जैसे कि रॉयल अंकल ने महारानी को कभी भी पसंद नहीं किया। जब रॉयल अंकल 15 साल के थे तब राजमाता ने उनका रिश्ता महारानी से तय कर दिया था, पर छोटी रानी जिनसे महाराज प्यार करते थे उन्हें बस 5th रैंक्ड कॉन्क्यूबाइन का दर्जा मिला। तो इस बात की खुन्नस रॉयल अंकल के अंदर हमेशा से ही है। तो यूजिन की बातें सुनकर लियू यंग बोलता है, लगता है महाराज की भी अपनी समस्याएं हैं। फिर वो लॉर्ड फैन से कहता है, आपने तो महाराज की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश ही नहीं की। तो यूजिन बोलता है, आखिर महाराज है तो एक मर्द ही ना, वो अपनी छोटी रानी जिससे वो प्यार करते हैं उन्हें अपने करीब रखना चाहते हैं, जो कि हम समझ सकते हैं।
फिर वो लॉर्ड फैन से कहता है, आपने तो कभी प्यार किया ही नहीं, तो आप महाराज की बातें कैसे समझ पाएंगे। तो लॉर्ड फैन कहते हैं, महाराज ने अभी अभी राज्य को चलाने की पूरी जिम्मेदारी ली है और अभी ही उन्होंने अपनी महारानी को गद्दी से हटा दिया है। ये उनकी इज्जत के लिए सही नहीं है। अगले सीन में लॉर्ड फैन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां होंग क्यांग सोकर उठती है और बोलती है, सुबह हो गई, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सो गई। फिर वो कहती है, लगता है लॉर्ड फैन बिना नाश्ता किए ही इंपीरियल कोर्ट चले गए हैं। फिर वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठती है और बाहर देखती है तो बारिश हो रही होती है। तो वो छाता लेकर लॉर्ड फैन के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि लॉर्ड फैन तो पहले ही जा चुके होते हैं, तो वो दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग महाराज का संदेश लेकर आता है, जिसमें लिखा होता है, जो भी मंत्री प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सभी अपने अपने घर चले जाएं और जो इस बात को नहीं मानेगा उसे सज़ा मिलेगी। तो प्रोटेस्ट करने वाले मंत्रियों में शामिल होते हैं लॉर्ड फैन, गुओ फूशेन, लॉर्ड वैनिंग और भी कुछ मंत्री होते हैं। तो जियांग के जाने के बाद लॉर्ड वैनिंग कहते हैं, अब हमें ये सब रोक देना चाहिए। हम जो भी कर सकते थे हमने वो सब करके देख लिया है। अब हमें महाराज की बात मानते हुए यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। तो गुओ फूशेन कहते हैं, मैं महारानी का भाई हूँ, मैं इस बात को ऐसे कैसे जाने दूँ। तो लॉर्ड वैनिंग बोलते हैं, आप महाराज की बात नहीं मानेंगे, इससे तो महाराज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। फिर वो कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे भी कुछ उसूल हैं और इस तरह तो हम महाराज को और भी गुस्सा दिला देंगे। तो लॉर्ड फैन कहते हैं, मुझे महाराज के गुस्से से डर नहीं लगता। तो लॉर्ड वैनिंग लॉर्ड फैन और गुओ फूशेन से अपना ख्याल रखने को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और बाकी के मिनिस्टर्स भी चले जाते हैं। इसके बाद गुओ फूशेन लॉर्ड फैन से कहते हैं, मैं ये मेरी छोटी बहन के लिए कर रहा हूँ, पर आप ये क्यों कर रहे हैं। तो लॉर्ड फैन कहते हैं, मैं ये सब महाराज की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तो गुओ फूशेन कहते हैं, आपको इसका अंजाम पता है ना। तो लॉर्ड फैन बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगले सीन में लॉर्ड फैन अपने घर लौटते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर मैं अपनी बात पर ऐसे ही अड़ा रहा तो क्या महाराज मेरी बात समझेंगे या उन्हें गुस्सा आ जाएगा और मेरा फिर से डिमोशन हो जाएगा। इसके बाद वो अपने घर के अंदर जाते हैं जहां होंग क्यांग और जियाओजी होते हैं। तो लॉर्ड फैन होंग क्यांग से सामान बांधने को कहते हैं। तो होंग क्यांग पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं इस बार। तो लॉर्ड फैन कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर होंग क्यांग बोलती है, हम कहीं भी जा रहे हों, पर पहले आप खाना खा लीजिए। तो लॉर्ड फैन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जियाओजी पूछता है लॉर्ड फैन से कि क्या आपकी यहाँ से जाने वाली बात जुन वैंग को पता है। तो लॉर्ड फैन कहते हैं, उसे जल्द ही पता चल जाएगा। फिर वो अंदर चले जाते हैं। तो जियाओजी होंग क्यांग से पूछता है कि क्या तुम फिर से लॉर्ड फैन के साथ यहाँ से जा रही हो। तो होंग क्यांग बोलती है, मैं लॉर्ड फैन को अकेला नहीं छोड़ सकती, उन्होंने मुझे रहने को घर दिया, खाने को खाना दिया और पहनने को कपड़े दिए, वो जहाँ जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी। तो जियाओजी कहता है, सर्वेंट्स को अपने मास्टर के प्रति ईमानदार होना चाहिए और हमें मास्टर की सारी बातें माननी चाहिए, और अगर मास्टर किसी बात को लेकर कंफ्यूज हो तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें समझाएं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। और अगर कभी हमारे मास्टर हमें दुख पहुंचा भी दे तब भी हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसकी बातें सुनकर होंग क्यांग बोलती है, मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसके बाद जियाओजी वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर प्राइम मिनिस्टर और इंपीरियल ट्यूटर पर आता है, जो कि अपने आगे की प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और लॉर्ड फैन को अपने रास्ते से हटाने का सोच रहे होते हैं और गुओ फूशेन और लॉर्ड फैन को महाराज की नज़रों में गिराने का प्लान बना रहे होते हैं और फिर दोनों हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में इंपीरियल कोर्ट में जियांग महाराज का आदेश पढ़कर सुना रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि महाराज का आदेश न मानने के कारण लॉर्ड फैन और गुओ फूशेन का डिमोशन किया जाता है। गुओ फूशेन का ट्रांसफ़र नानशा आइलैंड पर किया जाता है और लॉर्ड फैन का ट्रांसफ़र मुज़ो में किया जाता है। अगले सीन में महाराज अकेले खड़े होते हैं, तभी वहाँ प्रिंस की आता है। तो महाराज उससे पूछते हैं, रॉयल ब्रदर तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो। तो प्रिंस की कहता है, मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं महारानी को गद्दी से हटाने के बारे में,
तो महाराज कहते हैं, क्या तुम भी यहाँ मुझे समझाने आए हो कि मुझे महारानी को गद्दी से नहीं हटाना चाहिए? रॉयल ब्रदर, तुम्हें नहीं पता है कि महारानी कितनी एरोगेंट हो गई हैं कुछ दिनों से, और मैंने फैसला कर लिया है, मैं महारानी को गद्दी से हटा रहा हूँ। तो प्रिंस की कहता है, इसका फैसला तो पहले ही हो चुका है, मुझे किसी और बारे में बात करनी है। फिर वो कहता है, लॉर्ड फैन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और आपने उन्हें बहुत बार फेवर भी किया है, तो फिर आप उन्हें मुझे ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं? तो महाराज बोलते हैं, हाँ ये सच है कि लॉर्ड फैन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिनिस्टर हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कभी कभी चुप रहना ज़रूरी होता है। तो प्रिंस की कहता है, भले ही लॉर्ड फैन परफेक्ट ना हो, पर वो अपने काम और आपके प्रति बहुत ईमानदार हैं और उनकी इस सज़ा को बदला भी तो जा सकता है, क्यों ना उन्हें इस बार बस एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए। तो महाराज कहते हैं, मैं इस बारे में सोचूंगा। अगली सुबह जियांग राजमाता के पास जाकर उन्हें बताता है कि कैरन ली मर रही हैं। तो ये सुनकर राजमाता परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं, क्या तुमने उन्हें डॉक्टर से दिखवाया? तो जियांग कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि अब कैरन ली के पास 1 या 2 दिन ही बचे हैं। तो राजमाता कहती हैं, जल्दी से इस बात की घोषणा करवाओ कि कैरन ली को इम्पीरियल कंसर्ट चैन का टाइटल दिया जाता है और इस बारे में महाराज को भी बता दो। फिर वो कहती हैं, याद रहे कि इस बात की घोषणा इम्पीरियल कोर्ट में होनी चाहिए, वो भी कैरन ली के मरने से पहले। नेक्स्ट सीन में जियांग ये संदेश लेकर कैरन ली के पास पहुंचता है, जो बहुत बीमार लग रही होती हैं। इसके बाद जियांग संदेश पढ़कर सुनाता है कि कैरन ली कई सालों से इस महल में रह रही हैं और अब इनके सम्मान में इन्हें इम्पीरियल कंसर्ट चैन का टाइटल दिया जाता है। तो ये सुनकर कैरन ली हैरान होती हैं और खुश होकर कहती हैं, राजमाता को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। सीन शिफ्ट होकर इम्पीरियल कोर्ट में आता है, जहां घोषणा की जाती है कि कैरन ली को इम्पीरियल कंसर्ट चैन का टाइटल दिया जाता है। इसके बाद राजमाता पूछती है, क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? तो सभी मिनिस्टर्स कहते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगले सीन में जनरल यांग ये जाओ को रोकते हैं और उससे कहते हैं, मुझे लगता है कैरन ली को इम्पीरियल कंसर्ट चैन बनाने का फैसला राजमाता ने बहुत जल्दबाजी में किया है। तो ये जाओ जनरल यांग से पूछती है कि क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? तो जनरल यांग ये जाओ से कहते हैं, क्या तुम महाराज को इम्पीरियल कंसर्ट चैन से एक बार मिलवा सकती हो उनके मरने से पहले? तो ये जाओ कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तो जनरल यांग कहते हैं, महाराज को ये बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उनसे ये काम करवा रही हो। नेक्स्ट सीन में ये जाओ यूजिन से पूछती है, क्या तुम्हें महाराज के जन्म के बारे में कुछ पता है? तो यूजिन बोलता है, क्या तुम मरना चाहती हो? ये महाराज का प्राइवेट मैटर है और अगर ये बात लीक हो गई तो तुम्हें सज़ाए मौत हो सकती है। तो ये जाओ बोलती है, हाँ मुझे पता है। तो यूजिन कहता है, जब तुम्हें पता है इसका अंजाम तो तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? और तुम्हें राजमाता को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं राजमाता तुम्हारे परिवार के साथ क्या करेगी। तो ये जाओ बोलती है, क्या ये मैटर राजमाता से जुड़ा हुआ है? तो यूजिन बोलता है कि मैंने सुना है कि इम्पीरियल कंसर्ट चैन महाराज की जन्म देने वाली माँ है और अब वो मरने वाली हैं, इसलिए वो महाराज को आखिरी बार देखना चाहती हैं। फिर यूजिन ये जाओ को समझाने लगता है कि तुम कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, वरना तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और मेरे परिवार के नाम पर भी कीचड़ उछलेगा। पर ये जाओ उसकी कोई बात नहीं सुनती। तो यूजिन गुस्सा होकर वहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ सारे नौकर दरवाजे पर कान लगाकर खड़े होते हैं और यूजिन को देखकर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर राजमाता पर आता है, जो अपने सर्वेंट से पूछती हैं, जब से मैंने इम्पीरियल कंसर्ट चैन को उनका टाइटल दिया है तब से किसी ने कुछ भी कहा है? तो सर्वेंट बोलता है, आपने इम्पीरियल कंसर्ट चैन को इतने अच्छे से ट्रीट किया है और मैंने कोई भी नेगेटिव बात नहीं सुनी है। फिर राजमाता कहती हैं, कुछ दिनों तक महाराज पर कड़ी नज़र रखो और कोई भी बात हो तो मुझे जल्द से जल्द आकर बताओ। नेक्स्ट सीन में ये जाओ जनरल यांग की कही बातें हुली से शेयर कर रही होती है
और तरीका ढूंढ रही होती है महाराज को इम्पीरियल कंसर्ट चैन के पास लेकर जाने का, बिना उन्हें बताए। तभी ये जाओ जियाओजी और अपने दादाजी को चेस खेलते हुए देखती है और उसे एक आइडिया आता है। तो वो होली से कहती है महाराज को हॉर्स रेसिंग बहुत पसंद है। अगले सीन में ये जाओ महाराज को अपने साथ हॉर्स राइडिंग के लिए ले जाती है। सीन शिफ्ट होकर राजमाता पर आता है, जो इम्पीरियल कंसर्ट चैन से मिलने आई होती है और उनसे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर राजमाता इम्पीरियल कंसर्ट चैन का हाथ अपने हाथों में लेती हैं और उनसे कहती हैं हम दोनों बहनें जैसी हैं और हम दोनों स्वर्गीय महाराज की रानियां हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए बहुत गुस्सा भरा है, पर मेरे पास उस समय कोई और रास्ता नहीं था और आज भी मैं तुम्हारे पास एक फेवर मांगने आई हूँ। तो इम्पीरियल कंसर्ट चैन कहती हैं आप बस आदेश कीजिए राजमाता। तो राजमाता कहती हैं इस बात को अपने अंदर ही दफन कर दो। वो यहाँ महाराज की सगी माँ होने वाली राज की बात कर रही होती हैं। तो ये सुनकर इम्पीरियल कंसर्ट चैन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। फिर वो कहती हैं राजमाता आप चिंता मत कीजिए, ये राज मैं अपने साथ अपने कब्र तक लेकर जाऊंगी। तो राजमाता उन्हें झुककर रिस्पेक्ट देने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में ये जाओ महाराज को बहाना बनाकर इम्पीरियल कंसर्ट चैन मिलने जाने के लिए मना लेती है। इसके बाद जब सभी इम्पीरियल कंसर्ट चैन से मिलने जा रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ राजमाता मिलती हैं। तो सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। तो राजमाता पूछती हैं महाराज आप यहाँ कैसे? तो महाराज उन्हें सारी बात बताते हैं। इसके बाद राजमाता वहाँ से जाने लगती हैं और जाते हुए उनकी नज़र ये जाओ पर ही होती है। फिर महाराज इम्पीरियल कंसर्ट चैन से मिलते हैं तो अपने बेटे को सामने देखकर इम्पीरियल कंसर्ट चैन इमोशनल हो जाती हैं। फिर वो सभी बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं, पर इम्पीरियल कंसर्ट चैन तो बस अपने बेटे को निहारती जा रही होती है। इसके बाद महाराज वहाँ से जाने लगते हैं तो उनकी माँ उन्हें रोकती है और कहती है आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? तो महाराज उन्हें बताते हैं कि वो और ये जाओ हॉर्स रेसिंग के लिए जाने वाले हैं। फिर वो भी उन्हें नहीं रोकती। फिर महाराज वहाँ से जाने लगते हैं, पर उनकी माँ से रहा नहीं जाता और वो महाराज को पीछे से आवाज़ लगाती है। तो महाराज उनसे कहते हैं आपको हमें बाहर तक छोड़ने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। और यहाँ हम एक माँ और बेटे का इमोशनल मोमेंट देखते हैं। अगले सीन में यूजिन ये जाओ पर गुस्सा कर रहा होता है महाराज को उनकी माँ से मिलवाने के लिए और फिर बोलता है अगर ये बात लीक हो गई तो मैं मेरी पूरी फैमिली और तुम्हारी पूरी फैमिली को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जाओ बोलती है तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे कल कहा था ना कि इसका जो भी अंजाम होगा मैं अपने सर पर लूँगी और तुम्हारा नाम इसमें कहीं भी नहीं आएगा। तो यूजिन गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, पर ये जाओ उसे रोकती है और उसे एक लेटर देती है। तो यूजिन पूछता है कि ये क्या है? तो ये जाओ कहती है तुम इसे अपने कमरे में जाने के बाद पढ़ना। फिर यूजिन अपनी स्टडी में आकर ये जाओ का लेटर खोलता है, जो कि लेटर नहीं बल्कि डिवोर्स पेपर होता है। तो ये देखकर यूजिन शॉक हो जाता है और लेटर पढ़कर हंसने लगता है। सीन शिफ्ट होकर महाराज पर आता है, जो छोटी रानी के साथ सो रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है तो उनकी नींद खुल जाती है। तो उन्हें वहाँ इम्पीरियल कंसर्ट चैन खड़ी दिखती हैं। तो महाराज उनसे पूछते हैं आप इस वक्त यहाँ कैसे? तो इम्पीरियल कंसर्ट चैन उनसे कहती हैं मैं जा रही हूँ। फिर वो कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले जन्म में आप किसी राज परिवार में जन्म ना लें, ताकि मैं आपकी माँ बनकर आपको अपने हाथों से पालूँ। तो उनकी बातें सुनकर महाराज कहते हैं ये आप क्या कह रही हैं, मेरी माँ तो राजमाता हैं। तो इम्पीरियल कंसर्ट चैन कहती हैं हाँ आप राजमाता के बेटे हैं, पर आप मेरे भी बेटे हैं। तो महाराज कुछ समझ नहीं पाते और पूछते हैं आप क्या कहना चाह रही हैं, पर इम्पीरियल कंसर्ट चैन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। बस इतना कहती है कि मैं अब जा रही हूँ दूसरी दुनिया में और मैं वहाँ से आपको हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दूंगी। फिर वो कहती है आपको अच्छे से जीना होगा मेरे लिए। फिर वो गायब हो जाती हैं। तो महाराज उन्हें पुकारने लगते हैं। तो आवाज़ सुनकर छोटी रानी की नींद खुल जाती है। तो वो महाराज को शॉक देखती है।
तो उनसे पूछती है क्या हुआ महाराज। तो महाराज छोटी रानी को बताते हैं कि इम्पीरियल कॉन्सर्ट चैन चली गई। तो रानी कहती है आपने बुरा सपना देखा होगा। तो महाराज रानी को बताते हैं कि इम्पीरियल कॉन्सर्ट चैन मेरे सपने में आई थी और उन्होंने कहा कि वो जा रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनका बेटा हूँ। तो रानी हंसते हुए बोलती है आप राजमाता के बेटे हैं, तो फिर आप उनके बेटे कैसे हो सकते हैं। तो महाराज कहते हैं आज सुबह मैं उनसे मिलने गया था, वो मुझे बहुत जानी पहचानी और अपने करीबी लगी और उनके हाव भाव ममता से भरे हुए थे। तो रानी कहती है महाराज आपने उनका सपना देखा है और सपनों में कोई सच्चाई नहीं होती। फिर वो कहती है अब आप सो जाइए, कल सुबह आपको इम्पीरियल कोर्ट भी जाना है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग महाराज कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी वहाँ जियांग आता है और महाराज को बताता है कि इम्पीरियल कॉन्सर्ट चैन अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ये सुनकर महाराज और रानी दोनों हैरान होते हैं। फिर महाराज पूछते हैं कि उनकी डेथ कब हुई। तो जियांग बताता है कि रात के 11 से 1 बजे के बीच। आगे वो कहता है हमारे लिए क्या आदेश है महाराज। तो महाराज कोई जवाब नहीं देते। तो छोटी रानी बोलती है इम्पीरियल कॉन्सर्ट चैन लेट एम्परर की पत्नी थी, तो वैसा ही किया जाए जैसा राजमाता कहे। सीन शिफ्ट होकर राजमाता पर आता है जो तैयार हो रही होती है। तभी उनका सर्वेंट आकर उन्हें इम्पीरियल कॉन्सर्ट चैन के गुजर जाने वाली बात बताता है। तो राजमाता पूछती है कि क्या कल इम्पीरियल कॉन्सर्ट चैन ने महाराज से कोई अजीब बात की थी। तो सर्वेंट बोलता है कि उन्होंने चाय पी और थोड़ी देर बात की, बस। फिर महाराज ये जाओ के साथ हॉर्स रेस के लिए चले गए। तो राजमाता कहती है अगर वो गुजर गई है तो ये भगवान की मर्जी है और फ्यूनरल की तैयारी प्रिंस की करेंगे। नेक्स्ट सीन में प्रिंस की राजमाता के पास आते हैं और राजमाता से फ्यूनरल की तैयारी कैसे करनी है इस बारे में पूछते हैं। तो राजमाता बोलती है वो बस एक ऑर्डिनरी कॉन्सर्ट थी लेट एम्परर की, तो इसलिए उसे भी वैसी ही विदाई दो जैसे एक ऑर्डिनरी कॉन्सर्ट को दी जाती है। तो प्रिंस की कहता है मुझे लगता है हमें उनका फ्यूनरल ग्रैंड तरीके से करना चाहिए क्योंकि वो इम्पीरियल कॉन्सर्ट चैन है। तो राजमाता कहती है हमें इतना ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है उसके लिए। तो प्रिंस की राजमाता को समझाते हैं कि अगर वो इम्पीरियल कॉन्सर्ट चैन को ग्रैंड फ्यूनरल देंगी तो सिटीजन्स को भी ये लगेगा कि राजमाता के लिए उनके महल में रहने वाला हर एक इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उनकी बातें सुनकर राजमाता प्रिंस की को सारी चीज़ें अपने हिसाब से करने की अनुमति दे देती है। फिर प्रिंस की वहाँ से चले जाते हैं। फिर राजमाता दुखी होती है और जैसे ही वो कोर्ट जाने के लिए उठती है तो उनके सर में तेज़ दर्द होने लगता है और फिर वो बेहोश हो जाती हैं। अगले सीन में डॉक्टर चेक करके कहते हैं राजमाता आपको आराम करना चाहिए और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो राजमाता पूछती है अगर मैं आराम नहीं करूँगी तो क्या होगा। तो डॉक्टर बताता है अगर आप आराम नहीं करेंगी तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तभी वहाँ यूजिन आता है और राजमाता से उनका हाल चाल पूछता है और हमें यहाँ ग्रैंड माँ और ग्रैंडसन के बीच का प्यारा बॉन्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट सीन में राजमाता गार्डन में वॉक कर रही होती हैं और वो अपने सर्वेंट से कहती हैं मुझे लगता है मैं दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ। फिर उन्हें आभास होने लगता है कि उनकी डेथ का समय आ गया है। तो उनका सर्वेंट कहता है आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, अगर आप अपना अच्छे से ध्यान रखेंगी तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तो राजमाता एक सूखे पत्ते को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि राजमाता की डेथ हो गई होती है और राजमाता की डेथ से महाराज बहुत दुखी होते हैं जिस वजह से उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया होता है। तो छोटी रानी उन्हें समझा रही होती है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तभी वहाँ महाराज की छोटी माँ आती हैं और उनसे कहती हैं सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही है, तो इसलिए आप अपनी सेहत खराब नहीं कर सकते। पर महाराज कहते हैं जब से राजमाता हमें छोड़कर गई है तब से मुझे अपनी दुनिया ही खाली खाली सी लग रही है। तो छोटी माँ कहती है कुछ चीज़ें जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। ये सुनकर महाराज छोटी रानी को वहाँ से जाने को कहते हैं। रानी के जाने के बाद छोटी माँ महाराज को बताती हैं कि राजमाता आपकी सगी माँ नहीं थी बल्कि इम्पीरियल कॉन्सर्ट चैन आपकी सगी माँ थी। तो ये सुनकर महाराज को यकीन नहीं होता। तो छोटी माँ उन्हें बताती है कि 35 साल पहले आपकी माँ एक मेड सर्वेंट थी
और फिर जब आप पैदा हुए तो आपको आपकी माँ से लेकर राजमाता को दे दिया गया। पर राजमाता राज्य के कामों में इतना बिजी थी कि लेट एम्परर ने मुझे भेजा आपकी देखभाल करने के लिए। तो ये सब सुनकर महाराज टूट जाते हैं और कहते हैं, मैंने राजमाता को 35 सालों तक अपनी माँ माना और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी सगी माँ इम्पीरियल कॉन्सर्ट चैन होंगी। अगले सीन में महाराज अपनी माँ को देखने आते हैं तो उनकी माँ की मेड उन्हें बताती है कि प्रिंस की ने इम्पीरियल कॉन्सर्ट चैन को बहुत ही अच्छे से अंतिम विदाई दी है। तो यहाँ पहली बार महाराज अपनी माँ को माँ कहकर बुलाते हैं और बोलते हैं, मैं आपसे मिलने बहुत लेट आया हूँ, और वो इमोशनल हो जाते हैं। फिर महाराज अपनी माँ की मेड जिसका नाम जियान होता है उसकी लॉयल्टी देखकर उसे अपनी गॉड डॉटर बना लेते हैं। और ये पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।